नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की कक्षा 10वीं क्लास की विद्यार्थियों को समर्पित है। आज हम लोग 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत 2 जो कि भूगोल का विषय है। आज हम लोग भूगोल के चौथे चैप्टर को करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 अध्याय पूरे कर लिए हैं। इन तीनों अध्यायों का लिंक जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो पहले आप उन्हें देखिए, उनको समझिए, उनको सुनिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उनके लिंक को आप देखिए और वो 3 पाठ आप पूरा कर लीजिए। फिर आप चौथा पाठ कृषि यानी एग्रीकल्चर, इसका आप अध्ययन करिए। तो आज हम लोग चर्चा जो करेंगे एग्रीकल्चर, चौथा अध्याय है हमारा एग्रीकल्चर यानी कृषि। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे उसके मुख्य बिंदु में भारत में कृषि के प्रकार, शस्य प्रारूप देखेंगे, फिर भारत की प्रमुख कृषि फसलें और कृषि में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान है, रोजगार और उत्पादन में क्या योगदान है कृषि का, खाद्य सुरक्षा, वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, यहाँ पर वह छूट गया है, प्रभाव, और प्रश्नोत्तर लास्ट में देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग आज ये चैप्टर चूंकि लंबा है तो इसको हम लोग 2 पार्ट में समाप्त करेंगे। तो आज कृषि का ये प्रथम पार्ट है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा पहला पार्ट है कृषि का। तो ये पार्ट 1 है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है, यानी इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। 2/3 कितनी जनसंख्या? 2/3 भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है ऐसी क्रिया जिसका संबंध सीधे सीधे भूमि से हो, जमीन से हो, जमीन से जुड़ी हुई आर्थिक क्रिया हो, तो उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रिया या प्राइमरी एक्टिविटी, जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। प्राथमिक क्रिया है कृषि और क्या काम करती है? खाद्यान्न का उत्पादन करती है अधिकांश। इसके अलावा खाद्यान्न के अलावा भी कृषि के अंतर्गत और भी चीजें आती हैं, लेकिन अधिकांश काम क्या है? खाद्यान्न उत्पन्न करना। तो खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। कृषि आय, क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? जैसा कि ये कच्चा माल भी उत्पादित करती है कुछ उद्योगों के लिए, तो आप ऐसे उद्योगों के नाम भी बता सकते हैं। तो ऐसे कुछ उद्योग जिनके हैं कच्चे माल पर आधारित कृषि में, तो ऐसे उद्योग जैसे कि आप ऐसे शुगर इंडस्ट्रीज है, गन्ने पर आधारित है। इसी प्रकार से राइस मिल है, ओट मिल है, सब क्या है? कृषि पर आधारित उद्योग हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कृषि के प्रकार। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। यानी प्राचीन समय से आज तक के कृषि पद्धतियों में बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले बहुत सारे जो है प्रौद्योगिक जो है परिवर्तन आया है, भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन हुआ है, रीति रिवाजों में परिवर्तन हुआ है, तो इसीलिए खेती करने की विधियों में भी परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर के वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। तो जीवन, अब भारत में जो है सभी प्रकार की कृषि पद्धतियां देखी जा सकती हैं। कुछ क्षेत्रों में जीवन निर्वाह कृषि आज भी है और वाणिज्य खेती की जाती है। इसके अलावा जो है वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित कृषि तंत्र अपनाए जाते हैं। इसका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे कौन कौन से कृषि तंत्र अपनाए जाते हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, पहला हमारा कृषि है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है, कुछ ही भागों में भी की जाती प्रारंभिक कृषि जीविका निर्वाह कृषि है। तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों, यानी कैसे औजार हैं? आदिम कृषि, बहुत प्राचीन कृषि औजारों से, जैसे लकड़ी के हल, डाऊ और जो है खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। यानी इसमें बाहरी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता है। छोटे मोटे जो है उपकरणों की सहायता से परिवार के सदस्य के लोग ही जो है ऐसी कृषि कर लेते हैं। तो इस प्रकार की कृषि प्रायः कहाँ होती? मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों
को उपयुक्तता पर निर्भर करती है। और ये कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। ये इसे एक और प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का दूसरा नाम क्या है? कर्तन दहन प्रणाली, यानी स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न, कर्तन मतलब होता है काटना, दहन का मतलब होता है जलाना। तो काट कर, जलाकर, साफ करके ऐसी कृषि प्रणाली इसको कहा जाता है। तो किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाता है। यानी जमीन के टुकड़े पर जो है, जो भी वन वगैरह लगे हैं उनको साफ करके और अपने भरण पोषण के लिए कृषि उत्पादन करता है। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाता है। यानी कि एक बार कृषि की, 2 बार की, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान फिर कहाँ चला जाता है, भूमि को स्थानांतरित करके दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करके ऐसा फिर दूसरी जगह करता है। तो कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। चूंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही कम जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते ही नहीं है किसान, तो इसलिए उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो इसके कई नाम हैं देश के, जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में असम है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, यहाँ पर इसको झूम कहते हैं। और मणिपुर में इसे पामलू कहते हैं। क्या कहते हैं मणिपुर में? पामलू। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। तो दीपा कहाँ कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और अंडमान निकोबार द्वीप में इसे दीपा कहा जाता है। देखिए झूम के बारे में थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं हम लोग। झूम क्या है? ये कर्तन दहन प्रणाली है। झूम कृषि मुख्य रूप से जो है इसको क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न कृषि कहते हैं, कर्तन दहन प्रणाली कृषि कहते हैं इसको। अन्य देशों में और भारत के अलावा और देशों में क्या किस नाम से जानी जाती है? तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहते हैं। मिल्पा कहाँ कहते हैं? मैक्सिको और मध्य अमेरिका में। वेनेजुएला में इसे कोनुकू कहते हैं। कोनुकू कहाँ कहते हैं? वेनेजुएला में। और ब्राजील में इसको रोका कहते हैं। मध्य अफ्रीका में इसे मसोले कहते हैं। इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं। और वियतनाम में क्या कहते हैं? रे कहते हैं। तो इस तरीके से इनके नाम आपको ध्यान रखना है। भारत के अलावा अन्य देशों में भी ऐसी कृषि की जाती है। कैसी? कर्तन दहन कृषि प्रणाली। तो भारत में भी ये प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, मध्य प्रदेश में इसे दहिया कहते हैं। भाई नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हमने देखा इसको झूम कहते हैं, और मध्य प्रदेश में इसको दहिया या बेवर कहते हैं। आंध्र प्रदेश में इसे पोडू कहते हैं, पोडू अथवा पेंडा कहते हैं। और उड़ीसा में पामाडाबी या कोमाल या बरीगा कहते हैं। पश्चिम घाट में इसे कुमारी कहते हैं। कुमारी अंतरीफ है नहीं, तो पश्चिमी घाट के पास में इसे कुमारी कहते हैं। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसे वालरे कहते हैं, वाल्टरे कहते हैं। और हिमालयन क्षेत्र में इसे खिल कहते हैं। खिल कहाँ कहते हैं? हिमालय क्षेत्र में। और झारखंड में कुरुआ और उत्तर पूर्वी प्रदेश में इसे झूम कहते हैं। जैसा कि हमने देखा, ये आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से फील्ड को जलाया जा रहा है और फिर उसे उसमें कृषि योग्य बनाया जा रहा है इसे। दूसरी हमारी कृषि पद्धति है गहन जीविका कृषि। तो इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। जहां पर यानी अधिक जनसंख्या, वहां पर गहन जीविका, नाम ही है जीविका निर्वाह कृषि, तो गहन जीविका कृषि। तो यहाँ जहां पर अधिक जनसंख्या होगी वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। ये श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। चूंकि जनसंख्या अधिक है तो उसके भरण पोषण के लिए जो है यहाँ पर कृषि अधिक मात्रा में की जाती है और उसमें अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जैव रासायनिक निवेश किया जाता है, रसायनों का प्रयोग किया जाता है, सिंचाई भी किया जाता है। यहाँ पे जो है प्रश्न है, क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है? किस प्रकार से की गहन जीविका निर्वाह कृषि या गहन जीविका कृषि तो भारत के किस राज्यों में की जाती है? तो ये मुख्य रूप से आप जो है जो मैदानी क्षेत्र वाला हिस्सा है, जैसे बिहार है, झारखंड है और उड़ीसा है, इन क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है। तो भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जाता है। देखिए इसमें जैसे जनसंख्या अधिक है परिवार में, भाई मान लो किसी पिता पे जो है जमीन है, फिर उसके बाद 4 उसके बेटे हो गए, तो भूमि के टुकड़े जो है 4 बेटों में बढ़ जाता है। तो इस तरीके से बढ़ते बढ़ते जो है जोतों का आकार क्या हो जाता है, खेत का आकार धीरे धीरे छोटा होता जाता है। सॉरी। और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव रहता है।
तो चूंकि और रोजगार के कोई साधन है नहीं, तो किसान के परिवार के सभी लोग जो है कृषि कार्यों में लगे रहते हैं इसी प्रकार से जो है अधिकतम पैदावार लेने के लिए। ठीक है, तो इसलिए कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव रहता है। दूसरी कृषि है वाणिज्यिक। हमने दो कृषि देख ली, झूम कृषि और गहन जीविका कृषि। अब तीसरी कृषि वाणिज्यिक कृषि या कॉमर्शियल क्रॉप इसको कहते हैं, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं। तो इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण क्या है? आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना। कृषि के मतलब इसमें जो है इस प्रकार की कृषि में क्या होता है कि उच्च बीज मतलब अच्छे बीजों का उपयोग करके, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके, कीटनाशकों का उपयोग करके उच्च पैदावार प्राप्त किया जाता है। तो कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है। हरियाणा और पंजाब में चावल कृषि की जाती है वाणिज्य के लिए, मतलब वहाँ उस फसल को खाने के लिए कम लेकिन इसके व्यापार के लिए ज़्यादा उगाया जाता है। परंतु उड़ीसा में ये एक जीविका फसल है। उड़ीसा में से जहाँ जनसंख्या अधिक है यहाँ वहाँ पे खाद्यान्न फसल के रूप में किया जाता है। लेकिन जो आप हरियाणा और पंजाब वाला क्षेत्र है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं किया जाता है। तो इस प्रकार की तो चावल एक वाणिज्यिक फसल वहाँ है। तो वाणिज्यिक का मतलब होता है ऐसे फसल का उत्पादन किया जाए जो सिर्फ व्यापार के लिए हो, उसका जो है उपभोग के लिए ना हो, व्यापार के लिए हो। तो क्या आप उन फसलों के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं जो एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में और दूसरे प्रदेश में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती है? तो ऐसे और भी फसल के बारे में आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि ऐसे और चावल के अलावा ऐसे और कौन से फसल हैं। मतलब फसल तो कई हैं, लेकिन अब उनके कुछ क्षेत्र में उसे वाणिज्य के रूप में उसका उत्पादन किया जाता है, तो कुछ क्षेत्रों में उसका खाद्यान्न के रूप में उत्पादन किया जाता है। अब जैसे गेहूं की बात करें तो भारत की अगर बात करें तो भारत में गेहूं का उत्पादन जो है मुख्य रूप से खाद्यान्न फसल के रूप में किया जाता है। लेकिन अमेरिका, कनाडा इन देशों में वाणिज्यिक फसल के रूप में किया जाता है, व्यापार होता है उसका। तो अगला हमारा है रोपण कृषि। मतलब इसी में वाणिज्यिक फसल में ही एक रोपण कृषि का भी एक प्रकार है। तो ये भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। रोपण कृषि किस प्रकार की कृषि, यहाँ पे आ सकता है प्रश्न कि रोपण कृषि कैसी कृषि है? वाणिज्यिक कृषि है। तो इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, यानी कि एक ही फसल यहाँ पे बोई जाती है, बड़े बड़े खेत होते हैं। और रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है, यानी उद्योग और कृषि के बीच एक जो है क्या काम करता है, उसका मीडिएटर का काम करता है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। ठीक, इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में जैसे कौन कौन से है रोपण कृषि वाले, जैसे चाय है, कॉफी है, रबड़ है, गन्ना है, केला है, ये सब क्या है? रोपण कृषि है। असम और उत्तरी बंगाल में चाय कहाँ की जाती है? असम और उत्तरी बंगाल में। कर्नाटक में कॉफी वहाँ की मुख्य रोपण फसल है। क्योंकि रोपण फसल कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, यहाँ पर उत्पादन किस लिए होता है? बिक्री के लिए होता है। इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण है। यानी रोपण कृषि जहाँ होगा वहाँ पर व्यापार के पर्पज से किया जाता है, तो वहाँ पर परिवहन और संचार का भी विकास साथ साथ में होगा। ये देखिए आप केले की खेती हो रही है, तो केले की खेती किस में आती है? रोपण कृषि में आती है। दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग में केले की रोपण कृषि की जाती है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे सस्य प्रारूप यानी क्रॉप पैटर्न। तो भारत में जो है आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया। क्योंकि भारत विविधताओं वाला देश है, यहाँ सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधताएं पाई जाती हैं। तो ये देश में कृषि पद्धतियों और सस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होती है। तो चूंकि विविधताएं हैं, सांस्कृतिक विविधता है, भौतिक विविधता है, तो इन विविधताओं के कारण क्या होता है कि कृषि पद्धतियां यहाँ की प्रभावित होती हैं। सस्य प्रारूप यहाँ पर तमाम प्रकार के हैं। तो इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार की खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 सस्य ऋतुएं हैं। भारत में सस्य ऋतुएं कितने हैं? क्रॉप सीजन कितने हैं? भारत में 3 है। 3 क्रॉप सीजन है। पहला है रबी, दूसरा खरीफ और तीसरा जायद है। तो इसको हम लोग देखते हैं। ये सब यहाँ से प्रश्न काफी आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं, और बच्चों आप लोग इसको तैयार कर लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। पहले हम रबी पैटर्न की बात करते हैं। रबी की कौन सी फसलें हैं? तो रबी को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। तो इसके बोने का समय क्या है? शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर, यानी इसमें जो महीना चल रहा है अक्टूबर का, तो इसमें रबी फसल के बोने का समय है। और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य इसे काटा जाता है। अप्रैल से जून के मध्य इसको काट लिया जाता है। गेहूं, अब से कौन कौन सी फसल है? जैसे गेहूं है, जौ है, मटर है, तो इस समय गेहूं बोने का सीजन है। चना है, सरसों है, ये सब कुछ क्या है? रबी की मुख्य फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तो इन क्षेत्रों में इनकी बुआई की जाती है। गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। ये सब कहाँ कहाँ की जाती है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के राज्य हैं।
शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। अब शीत ऋतु में जो है पछुआ विक्षोभ चलते हैं भारत में, जैसे ये वाला हिस्सा देखिए आप, भारत में जो है जो पश्चिमी वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से में इधर से मेडिटेरियन सी से पछुआ विक्षोभ आते हैं, तो यहाँ पर वर्षा कराते हैं इन क्षेत्रों में, तो यहाँ पर शीत ऋतु में इस फसल को लाभ मिलता है। ठीक है, तो और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी रही, जैसे हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और राजस्थान के कुछ भाग में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। अब हम बात करेंगे खरीफ फसल की। तो हमने रबी फसल देख लिया, अब हम यहाँ पर बात करेंगे खरीफ फसल की। तो खरीफ फसल के अंतर्गत जो है ये देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोया जाता है। इसका कब बुआई होती है? तो मानसून के आगमन के साथ इसे बोई जाती है, यानी सितंबर अक्टूबर में इसे काट ली जाती है। मानसून के समय, आगमन के समय इसकी बुआई की जाती है। मानसून का आगमन जुलाई के प्रथम सप्ताह से जो है शुरू हो जाता है, तो इसकी बुआई वहां से शुरू हो जाती है और इसकी कटाई सितंबर अक्टूबर के महीने में की जाती है। जैसा कि अभी इसकी कटाई चालू है जो है खरीफ फसलों की, इस समय क्या हो रही है? कटाई हो रही है। तो इसके अंतर्गत जो मुख्य फसल है उसमें है चावल। चावल सबसे मुख्य फसल है। मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर यानी अरहर, मूंग, उड़द, कपास। कौन कौन सी दाल? अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, ये सब क्या है? कब की फसल है? खरीफ की फसल है। इसके अलावा कपास, देखिए ध्यान रखना है, कपास जो है खरीफ की फसल है। जूट खरीफ की फसल है। मूंगफली खरीफ की फसल है। सोयाबीन, ये सब क्या है? खरीफ की फसल है, जो कि जो है मानसून में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, यानी ये गर्मी की फसलें हैं। और चावल की खेती मुख्य रूप से जो है असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों में की जाती है। महाराष्ट्र के कोंकण तटीय क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र में या कृषि की जाती है धान की सॉरी। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इसकी खेती की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में भी बोई जाने लगी। जैसे कि मैंने बताया कि चावल पंजाब और हरियाणा की कैसी फसल है? वाणिज्यिक फसल है, तो महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 फसलें की जाती हैं। कौन कौन सी? औस, अमन और बोरो। तो ये 3 फसलें की जाती हैं कहाँ पे? असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें की जाती हैं, औस, अमन और बोरो। तो देखिए यहाँ पे एक और हम देख लेते हैं। इसके अलावा रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहते हैं। तीसरी फसल कौन सी है? जायद। हमने रबी देखी, खरीफ देखी, और इसके बीच में एक फसल की जो है बुआई की जाती है इन दोनों के बीच में, यानी इन ऋतुओं के बीच में ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, इसको जायद कहते हैं। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज है, खरबूज है, इसमें मतलब पानी वाले फसल होते हैं जिसमें पानी की अधिकता होती है, जैसे खीरा, तरबूज, सब्जी, ये सब क्या है? पानी वाले फसल हैं, तो इसकी खेती की जाती है। चारा है, इनकी खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है, तो गन्ने की फसल पूरे 1 वर्ष में तैयार होती है। तो देखिए दोस्तों, हम तो यहाँ पर इससे जो है पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी विद राजेंद्र चैनल पे, लेकिन एक दूसरा मेरा चैनल है जहाँ पर आपको इसके पहले के 3 चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो आप एकेडमिक ज्ञान सेतु उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका हम लिंक यहाँ पर दे देंगे और इन 3 चैप्टर्स की लिंक भी दे देंगे। जो इसके पहले के हमारे क्लास 10th के जो चैप्टर्स हैं वो उनको तीनों के लिंक हमको मिल जाएंगे इस डिस्क्रिप्शन में, और ये जो है एकेडमिक ज्ञान सेतु चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करेंगे मुख्य फसलों की, यानी कौन कौन से मुख्य फसल हैं। तो देखिए, मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में जो है, अब यहाँ पर देखिए विविधता है, मिट्टी भी विभिन्न प्रकार की। भारत में ICAR ने 8 मिट्टी प्रदेशों में बांटा है। इसी प्रकार से जलवायु भी यहाँ पर अलग अलग जो है मतलब मौसमी क्षेत्र है। तो और कृषि पद्धति में भी अंतर है, मतलब अलग अलग पद्धतियां कृषि की भारत में अपनाई जाती है। तो इस प्रकार से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। खाद्य मतलब जो खाने के लिए बोए जाते हैं, और अखाद्य मतलब जैसे तिलहन वगैरह है, सब अखाद्य फसलें। तो भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें जैसे चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट, ये सब जो है मुख्य फसलें हैं। अब चावल की अगर हम बात करें तो भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। सबसे प्रमुख खाद्यान्न क्या है? चावल ही। सबसे अधिक मात्रा में जो उत्पादन होता है वो चावल ही खाद्यान्न फसल। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। चीन के बाद भारत चावल के उत्पादन में दूसरे नंबर पे। एक खरीफ की फसल है
और चावल हमने जैसा कि देखा, चावल कैसी फसल है, खरीफ फसल है, जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान और उच्च आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देखिए यहाँ पे प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जो है चावल के लिए तापमान की कितनी आवश्यकता होती है, तो 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक और वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक की होनी चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है, जहाँ पर वर्षा कम होती है, जैसे पंजाब हरियाणा भी चावल खेती की जाती है ना, तो वहाँ पर वर्षा कम होती है, तो वहाँ पर सिंचाई करके इसकी कृषि की जाती है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई क्षेत्रों में उगाया जाता है। कहाँ कहाँ, उत्तर भारत में और उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में और तटीय क्षेत्रों में, जो ये वाले क्षेत्र हैं, जैसे ये वाले उड़ीसा वगैरह के, और इधर जो है आपका कोंकण वाला क्षेत्र है ये सब। तो नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। अब हम यहाँ देख सकते हैं जो है ये हमारा भारत का मानचित्र है, चावल का मुख्य वितरण है। देखिए जैसा कि ये वाला क्षेत्र जो दिखाया जा रहा है आपको, ये वाला क्षेत्र जो ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, ये मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र है। और इसके अलावा जो हल्का ये ग्रीन है, जैसे कि ये पंजाब हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान वगैरह, वो राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो ये जो है क्या है, ये यहाँ पे गौड़ क्षेत्र है कृषि का। और ये जो है तटीय क्षेत्र है, ये गौड़ क्षेत्र है। पूर्वी तटीय क्षेत्र में चावल की खेती बढ़िया की जाती है, पश्चिमी तट में क्या है, गौड़ कृषि की जाती है। तो ये ध्यान रखना आप जो है ये फर्क, ठीक है। अब ये मैदान देख सकते हैं, ये चावल की खेती का मैदान है और ये चावल पकने के बाद का है। चावल अब कटाई के लिए तैयार है, जैसा कि अभी चावल की कटाई चल रही है। अब हम गेहूं की बात करेंगे। तो गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। और रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकाने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी कि इसके वर्षा की कम आवश्यकता है, 50 से 75 सेंटीमीटर। देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश जो है, दक्षिण वाला जो काली मिट्टी वाला प्रदेश है, जो जैसा कि हम मानचित्र में देख सकते हैं। आप जो है इस तरीके से मानचित्र में इसे देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा छोटा सा मानचित्र हो गया। तो देखिए आपका जो है ये मैदान वाला क्षेत्र भी आगे दिखा देंगे हम उसको, ठीक है, यहाँ पे चिंता मत करिए। तो ये हमारा जो है कहाँ कहाँ, उत्तर पश्चिम में और गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। और पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार राजस्थान, इनके कुछ भागों में गेहूं पैदा किया जाता है, जैसा कि आप गेहूं की फसल ये देख सकते हैं। देखिए ये है हमारे गेहूं के उत्पादन के क्षेत्र। हमने देखा चावल जो था वो पूर्वी क्षेत्र में था, इधर था, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो है गेहूं कहाँ पे हो रहा है, तो गेहूं का उत्पादन जो है आपका पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा है। ये रहा पूरा मैदानी क्षेत्र, और ये पश्चिमी जो है क्षेत्र भारत का हो गया और उत्तरी क्षेत्र हो गया। तो इसमें पंजाब है और जो है आपका हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। तो ये सारे क्षेत्र क्या हो गए, गेहूं के मुख्य उत्पादक हो गए। और दूसरा ये है गौड़ उत्पादक गेहूं के। तो देखिए साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देखिए ये लोगो देख करके एनसीईआरटी विद राजेंद्र सर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा मेरा फीचर चैनल जो अभी मैंने बताया था एकेडमिक ज्ञान सेतु, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें बहुत सारे वीडियो है, जैसा कि आप देख सकते हैं 127 वीडियो इसमें डले हुए हैं। तो इसमें आपको कंपटीशन के वीडियोज भी मिल जाएंगे, साथ साथ में आपको एनसीईआरटी के बहुत सारे फर्स्ट ईयर के वीडियोज मिल जाएंगे और 12th के वीडियोज मिल जाएंगे, 9th के वीडियोज मिल जाएंगे। तो बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। लेकिन अब हम हमारे एनसीईआरटी के 9th 10th के ज़्यादातर वीडियोज अब एनसीईआरटी विद राजेंद्र सर में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और इस चैनल पे जा करके आप सर्च कीजिए, बहुत सारे वीडियोज आपके काम के मिलेंगे। अब हम बात करेंगे मोटे अनाज यानी मिलेट्स की। तो मोटे अनाज में कौन कौन से फसल आते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसमें ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, मोटे अनाज के अंतर्गत। तो भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है ये। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक है। सबसे अधिक पोषक तत्व इन्हीं मोटे अनाजों में होती है। उदाहरण दिया रागी में जो है प्रचुर मात्रा में लोहा, रागी में क्या पाया जाता है, लोहा, कैल्शियम और सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा भूसी भी मिलती है। तो भूसी हमारे लिए जो है काफी फायदेमंद होती है रफेज के रूप में। क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। हमने देखी पहली खाद्यान्न फसल चावल है, दूसरी गेहूं है और तीसरी क्या है, ज्वार है। ध्यान रखना, तीसरी हमारी ज्वार जो है क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी प्रमुख फसल है खाद्यान्न फसल। ये फसल वर्षा पर निर्भर होती है, यानी वर्षा पर निर्भर है। इसको जो है आर्द्र क्षेत्रों में उगाया जाता है जहाँ पर वर्षा होती है।
तो इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। और इसके उत्पादन के राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसे उगाया जाता है। दूसरे फसल की अगर बात करें तो बाजरा, ये बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। कहाँ पर? बलुआ मिट्टी और उथली काली मिट्टी में। तो इसमें राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है, वो बाजरा। रागी हमने देखा था ये जो है आर्द्र क्षेत्रों में उगाई जाती है, और जो बाजरा है हमारी वो शुष्क प्रदेशों में उगाई जाती है। तो और ये लाल, काली, बलुआ और दोमट उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं आपके कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। आप ये बाजरे की खेती को देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम मक्के की बात करेंगे। मक्का जो ये एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूपों में प्रयोग होती है। तो मक्का ऐसी फसल है, अब प्रश्न ऐसा बन सकता है निम्न में से कौन सी फसल खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में प्रयोग होती है? तो उसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा गेहूं, चावल, मक्का। तो आपको मक्का ध्यान रखना है, खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। मक्के का जो उसका जो फल है, फली है, उसको जो खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी जो पत्तियां हैं वो सब है चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये खरीफ फसल है। मक्का कैसी फसल है? खरीफ फसल है, जो कि 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है, यानी मक्का को रबी में भी उगाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। और कहाँ पर? बिहार जैसे राज्यों में। आधुनिक प्रौद्योगिक निवेशों जैसे उच्च पैदावार वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये सब मक्का के उत्पादक राज्य हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर मक्का की खेती की जा रही है, खेत से मक्का को निकाला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फसल है हमारी दालें। तो दालें भारत में जो है विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। देखिए भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और खा भी जाता है, क्योंकि जनसंख्या अधिक है। तो शाकाहारी खाने में दाल सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती है, दालों में प्रोटीन अधिक होता है। तो दालों में कौन कौन सी फसल आती है? तूर यानी अरहर है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, मटर है, चना है, ये सब क्या है? भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती है? देखिए दालें सब दोनों प्रकार की फसलें हैं, रबी की भी हैं और खरीफ की भी फसलें हैं, और इन्हें शुष्क परिस्थिति में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हैं। देखिए अरहर एक ऐसी फसल है जो वायु से नाइट्रोजन को नहीं लेती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है। बाकी के अन्य फसलें दाल वाली दालों की हैं तो नाइट्रोजन लेकर के और भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है, जैसे फलीदार फसलें हैं। अतः इन फसलों का आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है, आवर्तन में रोटेशन में बोया जाता है, एक बार दाल जरूर बोया जाता है जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। तो भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक ये दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। तो देखिए ये चूंकि चैप्टर हमारा काफी लंबा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग जो है आज पूरा नहीं कर सकते हैं, टाइम काफी लग रहा है। तो इसके बाद हम लोग अगले पार्ट सेकंड में देखेंगे खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य जैसे गन्ने वगैरह की, तिलहन की खेती, चाय, कॉफी, बागवानी, कृषि, ठीक है, और रबड़ वगैरह, ये सब हम लोग आगे, कपास, रबड़, ये सब आगे देखेंगे। और प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार भी अगले पार्ट में इसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा का भी हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट में। तब तक हम लोग आज यहीं पर पूरा करते हैं। तो इसमें देखिए हम कुछ प्रश्न भी लेके आए हैं, इसको आप देखिए। तो पहला प्रश्न है, कर्तन दहन कृषि को दीपा कहाँ कहा जाता है? दीपा हमने अभी पढ़ा था कि इसे स्लैश एंड बर्न कृषि को दीपा कहा जाता है। तो इसे जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर में और अंडमान निकोबार में, यानी विकल्प डी हो गया, ए और बी दोनों सही है। मेघालय में इसे क्या कहा जाता है? आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी मैंने पढ़ाया है। मेघालय यानी पूर्वोत्तर राज्यों में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका विकल्प डी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से खरीफ फसल के जोड़े को पहचानिए। देखिए यहाँ पे दो फसलों को हमने दे दिया है, तो इसमें आपको खरीफ फसल के जोड़े को पहचानना है। इसे आप पहचान करके आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। तो कर्तन दहन कृषि से आप क्या समझते हैं? एक लिखने के लिए भी प्रश्न है जिसे आप 30 शब्दों में लिख सकते हैं। कर्तन दहन कृषि से आप क्या समझते हैं? तो इसी के साथ आज का ये पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तब तक आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।